माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક મતલબ આ જાતી। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यह समय शीत ऋतु की विदाई का समय और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का समय है। ऋतु परिवर्तन के इस समय का हमारे पशुओं की सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समय हमें पशुओं के खान पान का, उनके आवास का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार ऋतु परिवर्तन के समय हमारे पशुओं का आवास कैसा हो, उनके खान पान में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और विषय के संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुर्ग से डॉक्टर प्रफुल्ल चंद बी राहंगडाले। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, विषय से के संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अब शीत ऋतु तो लगभग खत्म होने को है और गर्मी आने को है, तो इस ऋतु परिवर्तन के समय हमारे पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैं किसान भाई लोगों को बताना चाहूँगा कि ऋतु परिवर्तन जो होता है उसमें हमारे जितने भी पशु है, विभिन्न प्रकार के जो पशु है उनमें अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। और ये ऋतु परिवर्तन का प्रभाव इस तरह से होता है कि जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी जो उत्पादकता, जो क्षमता होती है उसमें बहुत ही हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जिसमें यदि बहुत ज़्यादा यदि उत्पादन लेना चाहे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे भी ये जलवायु का परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे शीत ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी पड़ने की वजह से, शीतलहर चलने की वजह से या ओले गिरने की वजह से वो जो वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है, जो कि पशु के शरीर का जो तापमान होता है उसके अपेक्षा में बहुत कम होने के कारण पशुओं को उसके बारे में, उसके लिए अपने शरीर के तापमान को बराबर बनाए रखने के लिए आवास का जो तापमान है वो हमें एक अनुचित रूप में बनाए रखना जरूरी है। अब उसके लिए क्या करें कि हम जो भी पशु है तो पशुओं को ध्यान देते हुए उसका जो आवास है उसको अच्छे तरह से हम जो पर्दे लगाकर, जूट के पर्दे लगाकर बंद करना जरूरी है। तो जिसके कारण जो भी शीतलहर और ठंडी से हम बचाया जा सकता है। और इसमें अन्य प्रकार के जैसे पशु है, जैसे अपन मुर्गियाँ हो गई, बकरी हो गई और दूध वाले पशु गाय और भैंस, इस प्रकार के जो पशु है तो उसमें भी बहुत जो इसका ऋतु परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। जनरली जैसे अपन मुर्गियों में देखा जाए तो अंडा उत्पादन कम हो जाता है और बकरियों में देखा जाए तो उसमें भी जो वजन उनमें आना चाहिए वो भी कम आता है और प्रजनन में भी समस्या होती है। और दुधारू पशुओं में देखा जाए तो उसमें जो दूध उत्पादन होना चाहिए उसमें भी गिरावट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कि बहुत मतलब ऋतु परिवर्तन का पशुओं पे बहुत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि शीत ऋतु में पशुओं को बचाने के लिए पर्दे लगाना चाहिए और गर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए। अब गर्मी आने को है तो उनके आवास में क्या फेरबदल करना चाहिए पशुपालकों को? हाँ, अब जैसे गर्मी आ रही है तो उसमें भी विपरीत ढंग से हमें सोचना चाहिए कि जैसे ठंड के मौसम में जो है कि हमें पर्दे लगाना चाहिए, आवास को मतलब ठंड शीतलहर से बचाना है, तो उसी प्रकार से गर्मी में हमें भी मतलब गर्म लू से, गर्म हवा से भी बचाना पड़ता है। तो इसके लिए हम आवास में जूट के पर्दे तो लगा ही, उसके साथ साथ जूट के पर्दे पर हम पानी का छिड़काव करें और आवास को ठंडा रखने के लिए हम आवास के ऊपर जो पराली है वो रखें, जिसके घास फूस जो भी होगा उसको भी हम रख सकते हैं शेड के ऊपर, जिसके कारण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम छायादार बना सके। और जो बाहर की जो भी सूर्य किरण होती है दोपहर की और जो हवा होती है उससे बचाने के लिए जो पर्दे में पानी डालने के बाद भी हम उसमें
आवास में पंखे भी लगाना चाहिए। जी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसमें यदि हमारे उत्पादक पशु है, दूध वाले पशु है, तो दूध वाले पशुओं को उत्पादन सही बनाए रखने के लिए हमें कूलर लगाने की भी ज़रूरत पड़ी तो कूलर भी लगाना चाहिए। जी। तो जिससे कारण जो है हम दूध उत्पादन को सही तरीके से बनाए रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी। सर, आवास के साथ साथ में पशुओं के खान पान में भी ऋतु के हिसाब से परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो अभी इस गर्मी आने को है तो अब पशुओं को ऐसा क्या आहार दें कि वो स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े? हाँ, देखिए इसमें जो है हमारे पशुपालक भाई इस चीज़ को ध्यान देना है कि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो उसकी व्यवस्था पहले से ही हम बना के रखें जी। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो अपने पास में उपलब्ध है वही हम पशुओं को परोस दें, तो इसमें हम जितना उत्पादन लेना चाहेंगे नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे गर्मी आ रही है तो उसमें चारे की व्यवस्था हम पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि हमें कितने चारे की ज़रूरत है। उसके हिसाब से जो हरा चारा हम खेत में लगा ले तो उसमें हरा चारा में गर्मी के लिए हम मक्का लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं जो बरबट्टी बोलते हैं जी। और जो बहुवर्षीय जो चारे हैं उसमें नेपियर भी लगा सकते हैं जी। और कुछ ज्वार है वो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम चारा लगाए तो जिसके कारण क्या होगा कि हरे चारे की पूर्तता हम कर पाएंगे और गर्मी के दिनों में जो है कि पशु कम से कम मतलब चारा खाता है, तो उसके लिए यदि हम हरा चारा उपलब्ध करवाएंगे तो वो ज़्यादा चारा खाएगा। और कभी भी गर्मी के दिनों में हमें ध्यान देना है कि सूखा चारा कम से कम देना चाहिए, क्योंकि सूखा चारा हम यदि पशु को देते हैं तो उसमें पशुओं को सूखा चारा पचाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और उसके कारण जो उनका बॉडी का जो तापमान है, शरीर का तापमान वो बढ़ता है और जो जितना भी उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमें और मतलब जो पचन में वो भी सही तरीके से पच नहीं पाता है सूखा चारा, तो ये हमें गर्मी के दिनों में उसको हम ध्यान देना है कि वो नहीं देना है। और इसके अलावा बाकी का जो हरा चारा है और उसके तरफ ध्यान दे के मतलब उसे हम देना है और कुछ दाना है तो दाना भी हमें देना ज़रूरी है और उत्पादन के हिसाब से हमें दाना देना है। एक पशु के निर्वाह के लिए सिर्फ हम 1 किलो दाना उसके लिए हम देते हैं 1 से 1.5 किलो तक का। और उसमें जैसे एक पशु यदि 2.5 लीटर तक दूध देता है तो हम उसको 1 किलो दाना देते हैं। यदि वो 10 लीटर दूध दे रहा है तो हम उसे उसके हिसाब से हम 4 किलो तक दाना देंगे। तो ऐसे करके और उसके शरीर भार के लिए 1 किलो और जो दूध उत्पादन कर रहे हैं तो पशुपालक इस चीज़ को ध्यान दे कि हमें जो जिस प्रकार का पशु है उस प्रकार से हमें उन्हें दाना देना चाहिए तो हमारा उत्पादन सही रहेगा। और गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था बनाए रखें, उसमें जितना हो सके हम ताज़ा पानी दें तो जिसके कारण जो है पशु हमारे ज़्यादा उत्पादन हमें देंगे और पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर पाएगा। जी सर, अगर मादा पशु गर्भावस्था में है तो उस समय उसे कैसा आहार देना चाहिए और बछड़े के जन्म के पश्चात उसके आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए? मादा पशु जैसे गर्भावस्था में है तो सामान्यतः जो है कि 6 महीने के बाद में गर्भ तेजी से बढ़ने लगता है। तो उसमें हम 6 महीने से ही उसके खुराक में 1-1.5 किलो जो दाना है अतिरिक्त उसे देना चालू कर देना चाहिए ताकि उसके जो भ्रूण है वो अच्छे से बढ़ पाए। और उसके लिए हमें संतुलित जो आहार है उसके तरफ ध्यान देना है। संतुलित आहार दे तो उसमें मतलब संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन मिनरल्स, इस प्रकार के सभी तत्व उसमें मौजूद रहे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्भावस्था में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन खनिज लवणों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी कमतरता न हो इसके तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। और
इसमें अपन जितना मतलब हरा चारा का उपयोग करें तो अच्छी बात है कि हरा चारा दे, और दाना जो ज़रूरत है उसकी दाने की जो ज़रूरत है उसको भी अपन पूरा करें। जी, जी, जी। और इस तरह से जो गर्भावस्था में जो है हम पशुओं को इस तरह से अच्छा यदि अपन दाना यदि देते हैं तो जो उसका गर्भ अच्छे से मतलब अच्छा बच्चा हमें प्राप्त होगा, और आगे भी जो है कि अच्छा मतलब दूध देने के लिए वो जो आगे जो गाय या जो भी है वो तैयार होगी। तो सर, और उसके बछड़े के जन्म के बाद में और एडिशनल फूड कुछ देना? हाँ, यदि ताकि दूध ज़्यादा बने। हाँ, अभी ये तो थोड़ा ध्यान देने लायक की बात है पशुपालक के लिए कि जैसा ब्याने के बाद में गाय जैसे ब्याती है उसके बाद में जो है कि हमें क्या लगता है कि गाय जैसे ब्या गई है तो उसके बाद में हमें दूध चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसे दूध उत्पादन होना चाहिए। लेकिन ये विपरीत है। कैसा है कि जैसे ब्याने के बाद में ऐसा अपन आहार नहीं देना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध मतलब गाय दे, है ना। तो उसके लिए जैसे कुछ जो खर्री है, बिनोला खर्री, तो ये बिल्कुल नहीं देना है हमें, क्योंकि उससे ज़्यादा दूध आएगा गाय से, है ना। तो इससे क्या होगा कि पहले ही जो है कि भ्रूण बनने के लिए और एक बछड़ा तैयार होने के लिए उसके गर्भ में जो भी खनिज लवण की जरूरत पड़ती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की ज़्यादा जरूरत जो पड़ती है। और यदि हम दूध के द्वारा ये कैल्शियम फास्फोरस ये जो खनिज लवण है ये बाहर यदि आ जाते हैं तो उतने ही उसके शरीर में उसकी कमतरता हो जाएगी, है ना। और जो दुग्ध ज्वर नाम की जो बीमारी है उससे पशु ग्रसित हो जाएगा, और हमें जो सामान्य पशु रहना चाहिए उस प्रकार से नहीं रहेगा, और हमें नुकसान हो सकता है। सर, आपने जो दुग्ध ज्वर की बात की या मिल्क फीवर जिसे हम कहें, तो ये क्या है और इसके क्या लक्षण है, इससे पशु को कैसे बचाएं? हाँ, देखिए, दुग्ध ज्वर जो होता है कि शरीर से बहुत ज़्यादा मतलब कम समय मतलब जल्दी ही मतलब अभी जैसे गाय ब्याती है और अपन एक हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें दुग्ध ज्वर आता है हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम की कमतरता के कमी के कारण। तो इसे हमें पूरा करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो उसके इंजेक्शन भी आते हैं वो भी दे सकते हैं, या फिर खाने के द्वारा भी लिक्विड आते हैं कैल्शियम के, वो अपन दे के इसकी पूर्ति कर सकते हैं और इसकी कमतरता को पूरी कर दे तो वो जो रोग है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जी जी सर, इस समय ऋतु परिवर्तन में और पशुओं को कौन कौन से रोग हो सकते हैं जिनसे बचाव की आवश्यकता है? हाँ, अभी देखिए कुछ जो रोग है सामान्यतः मतलब पशुओं में होते ही है जी, तो इससे कुछ जो है विषाणुजन्य है तो कुछ जीवाणुजन्य है। तो इस प्रकार के जो रोग है कि ये होते ही है, जैसे खुर पका मुंह पका जिसे एफएमडी कहा जाता है, ये विषाणुजन्य रोग है और ये संसर्गजन्य रोग है और ये पशु में आता ही है। अच्छा। तो इसके लिए हम टीकाकरण करना जरूरी है। अब खुर पका मुंह पका यदि हो गया तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? पशुपालक भाई उसे हम जैसे पशु जैसे लक्षण दिखाता है तो उसमें मुंह से लार गिरेगी, है ना, और उसके मुंह में छाले हो जाएंगे। अच्छा। और पैर में भी छाले हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा घाव बन जाता है, तो जिसके कारण मक्खियाँ जो है उसमें बैठ जाती है और जिसके कारण जो छोटे छोटे कीड़े जो है उसमें हो जाते हैं और वो फिर पैर जो पशु है वो पैर पटकने लग जाता है। हमारे एक साथी का फोन है, पहले सुन ले। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। तो पैर पटकने लग जा रहा है, पशु पैर पटकता है और इस प्रकार से ये जो लक्षण है जी तो ये दिखाई देते हैं। जी जी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अपने जो रोग है जैसे गलघोटू रोग है। जी जी। और इसके अलावा जो है एक टंगिया रोग है। जी जी। तो ये सब जो रोग है इसके हमें टीकाकरण करना जरूरी है। टीकाकरण यदि कर देते हैं तो डॉक्टर रायन डले, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.